रीप्रिंट सॉफ्ट कवर के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं इंद्रजीत। आज मैं एक बुक लॉन्च हो रही है सॉफ्ट कवर में। यह एक इंग्लिश का अनुवाद है, द हिडन हिंदू, और इसको लिखा है, बुक देख लीजिए आप, इसको लिखा है अक्षत गुप्ता ने। और ये बुक जो है फिक्शन है, उपन्यास है और काफी मजेदार है। इसको पढ़ने के बाद इसपे मनोज मुंसिर ने एक अपना आभार भी दिया है कि एक अद्भुत कल्पना शक्ति, अप्रतिम कथा, सशक्त वर्णन, फिल्म बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त। तो ये इस पे एक फिल्म बन सकती है। तो फिलहाल हम द हिडन हिंदू में आपका, इसके लेखक जो हैं अक्षत गुप्ता जी का मैं स्वागत करता हूं। अक्षत जी, आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं हम। अक्षत जी, ये सवाल से कि आपने इसका नाम हिडन हिंदू क्यों रखा? जी, तो बहुत सारे नाम हमने चुने, कई बार कुछ पसंद आया, फिर उसको हटाया गया और फाइनली हम इस नाम पे रुके, द हिडन हिंदू। तो कारण ये है कि एक आदमी पकड़ में आया है 2020 में। अच्छा। ये मेरी कहानी का हिस्सा बता रहा हूँ मैं आपको। और जब उससे सवाल जवाब किया जा रहा है तो उसको नार्को टेस्ट, इंजेक्शन और हिप्नोटाइज कर लिया गया है, तो मतलब सम्मोहित कर लिया गया है। तो उसके पास झूठ बोलने की जगह नहीं है, उसको जो बोलना है सच एक नहीं। सेकंड रोकूंगा। अच्छा, ये जो आदमी आप पकड़ा गया, ये रियल में है कि नहीं? ये मेरा काल्पनिक किरदार है। अच्छा, काल्पनिक किरदार है। हाँ जी। जी, लेकिन हम इस कहानी को फिक्शन, माइथोलॉजी और हिस्ट्री के साथ मिला के बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से पढ़ने वाले आप सब रीडर्स को ये समझ नहीं आएगा थोड़ी देर बाद कि क्या काल्पनिक है और क्या सच है, क्योंकि सच भी बहुत कुछ है कहानी में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने उसको मिक्स किया हुआ है। तो ये जो आदमी पकड़ में आया 2020 में, उससे जब सवाल जवाब चालू होता है, उसको सम्मोहित कर लिए हैं। वो झूठ नहीं बोल सकता, उसके मुंह से जो निकलेगा सच निकलेगा। और जब वो बोलना चालू करता है तो वो ये बताता है कि मैं सतयुग से देवभूमि भारत में हूं, आज तक मैं मरा ही नहीं। मेरी उम्र रुकी हुई है, मेरी आयु बढ़ती नहीं है, और मैं चारों युग जी चुका हूं। मैं रामायण का हिस्सा भी रहा हूं और महाभारत का भी। मैं राम से भी मिला हूं और कृष्ण से भी। और मैं वो 8वां चिरंजीवी हूं जिसके बारे में हम सब, इस दुनिया ने आज तक कभी सुना ही नहीं है। और मैं ढूंढ रहा हूं 7 चिरंजीवियों को जिनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानते हैं। तो क्योंकि वो अब तक हाथ नहीं आया था, क्योंकि वो अब तक जिंदा तो था मगर छुपा हुआ था, इसलिए हिडन। और उसके बताने का जो तरीका है, वो 4 युगों में अपने आप को विभाजित करके बात कर रहा है। वो रामायण और महाभारत से के बारे में बात कर रहा है। वो रामायण और महाभारत के सारे किरदारों से मिलने की बात कर रहा है, बोल रहा है। और उसके जी, हाँ। और जब ये मिला है, ये एक अघोरी के रूप में मिला है, पकड़ाया है जब। और साथ में उस वक्त उसका नाम ओम शास्त्री है, तो वो मूल रूप से हिंदू है और वो अब तक छुपा हुआ था, इसलिए किताब का नाम है द हिडन हिंदू। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि आज रियलिज्म का जमाना है, आम जिंदगी की कहानियां लिखी जा रही हैं जी। और आपने एक ओल्ड जमाने की पौराणिक कथा से जुड़ा एक कैरेक्टर खोजा है, तो क्या कारण था इसका? आज जैसे रियलिज्म काफी आप फिल्में हमारी देख लीजिए, अब बहुत रियलिस्टिक तरीके से बन रही हैं और तमाम जो हमारे सामने कहानियां आ रही है बहुत रियल बेस्ड आ रही हैं। आपने फिक्शन को क्यों चुना, इस तरह की कहानी को क्यों चुना? इंद्रजीत जी, जब इसका सृजन हुआ था, इस कहानी का जब ये सोचना शुरू किया था, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इसको किताब की शक्ल मिल जाएगी। ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये फिल्म बनने के रास्ते पे चली जाएगी, कि धोनी एंटरटेनमेंट, जैसे महेंद्र सिंह धोनी जी की पत्नी है साक्षी धोनी, उनकी एक कंपनी है धोनी एंटरटेनमेंट। अच्छा। तो उनको ये कहानी पसंद आई और उन लोगों ने बोला कि अक्षत, हम इसको आपके साथ मिलके बनाना चाहते हैं। अच्छा। जब लिखना शुरू किया था तो सिर्फ इसलिए लिख रहा था क्योंकि ये सोच मुझे प्रेरित कर रही थी। अच्छा। मुझे ये सोच के बहुत अच्छा लग रहा था कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। अच्छा, अक्षत, आपसे एक सवाल मैं इसी बात से जुड़ा मैं पूछता हूँ कि क्या आपको इन चमत्कारों में, जो काफी हद तक हमारे पौराणिक कहानियों में मिलता है कि ऐसे ऐसे अद्भुत योगी हुआ करते थे और तमाम चीजें, इसमें आपको यकीन है? जी, मुझे बहुत ज्यादा यकीन है इस पे। अच्छा। और आपका यकीन, या आप किसी पे चीज पे या किसी व्यक्ति पे, दुनिया की किसी भी शक्ति पे जब आप या भरोसा करना शुरू करते हैं, आपका भरोसा हटता है,
तो वो आपकी पर्सनल लाइफ से प्रेरित होता है। अच्छा, आपके खुद के जो तजुर्बे होते हैं किताब में लगता है, किताब में लगता है कि आप मेरे जो तजुर्बे रहे हैं और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अपनी छोटी सी अभी तक की लाइफ में, मेरी दाढ़ी के सफेद बालों पे कृपया ना जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उसके आधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि जी हाँ, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हम जो तुच्छ बुद्धि के हम सब लोग हैं, उनके समझ के परे है। मगर इसका ये मतलब नहीं होता है कि जो चीज हम नहीं समझते हैं वो होती नहीं। एक बच्चा पैदा होता है तो उसको तो कोई जबान बोलनी नहीं आती है, लेकिन अनगिनत भाषाएं हैं ना। आज भी आपको और मेरे को कई भाषाएं समझ में नहीं आती, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो भाषाएं हैं ही नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम 1, 2, 3 जीवन काल में नहीं समझ पाएंगे, मगर वो हैं। अच्छा, ऐसा मेरा मानना है। तो कोई कह सकता है कि अक्षत गुप्ता अंधविश्वासी है, फिर तो ऐसा भी कह सकता है। देखिए, नहीं, ऐसा इसलिए नहीं कहा जा सकता। मैं आपको, मेरे हाथ में कोई भी अंगूठियां नहीं मिलेंगी, ये तो मेरी शादी वाली अंगूठी है। अच्छा। उसके अलावा आपको मेरे गले पे कोई ताबीज माला कुछ नहीं मिलेगा। मैं रास्ते से जाता रहता हूँ और आरती का समय होता है तो मैं सर जरूर झुकाता हूँ। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि भगवान भी उन्हीं की मदद करेंगे जो खुद अपनी मदद करेंगे। बिल्कुल। मांझी करके एक फिल्म आई थी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे उसमें। हाँ। एक डायलॉग था कि क्या पता शायद भगवान भी इंतजार कर रहा है कि इंसान कुछ करे। बिल्कुल। और इंसान इंतजार कर रहा है कि भगवान कुछ ना कुछ कर लेंगे हमारे लिए। तो मैं अंधविश्वासी नहीं हूं, लेकिन मतलब मैं ये कहूंगा कि मैं नास्तिक नहीं हूं। हाँ। लेकिन मैं अंधविश्वास तक आस्तिक भी नहीं। ओके, समझ गया। मतलब तो आप आस्था रखते हैं, लेकिन मैं आस्था रखता हूँ। रियलिज्म के करीब है आपकी आस्था, ना कि जी, और साथ में मेरी हर सोच पे क्यों जैसा सवाल जरूर होता है। हाँ। जैसे एक बात है कि वास्तुशास्त्र में आपके साउथ में पानी और गड्ढा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और नॉर्थ में वजन और पहाड़ नहीं होना चाहिए। तो ये सुन के लगता है कि हाँ भाई, किसी ने वास्तु बनाया होगा, सोच समझ के बनाया होगा। और फिर एक दूसरे समुदाय के लोग हैं, जिसमें मेरे पिता भी हैं, जो कहते हैं कि भारत के साउथ में दुनिया का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का गहरा समुद्र है। हाँ। और भारत के नॉर्थ में दुनिया का सबसे बड़ा वजन और पहाड़ है, जिसको हिमालय कहते हैं। जी, बिल्कुल। और इसको हिंद महासागर कहते हैं। तो अगर वास्तु के हिसाब से जाएंगे तो हम तो ये बोलेंगे कि पूरे भारत का ही वास्तु गलत है। तो उसके अंदर 2000, 5000, 1 एकड़, 2 एकड़ के वास्तु को सुधार के क्या कर लेंगे। लेकिन फिर भी वास्तु किया जाता है ना। तो हर चीज के दोनों परिप्रेक्ष्य हैं। आप कौन से नजर से देख रहे हैं। मैं हरा चश्मा पहनूंगा तो मेरे को सब हरा दिखेगा। अच्छा, ये फिल्म, इस कहानी को लिखने का आपका मकसद क्या है? देखिए, आज जितने भी हमारे यंग जनरेशन के लोग हैं, वो देश के किसी भी कोने में बैठे हों, वो ईस्टर्न साइड के हों या वो सेंट्रल इंडिया, जो हम यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की बात करें, इन सबको ना एक चीज बिल्कुल परोस दी गई है, और वो है मार्वल और डीसी की फिल्में। आयरन मैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन, हल्क, और उन सब का ना हिंदी वर्जन भी लग जाता है इन सब जगहों। और हम लोग उन लोगों से बहुत प्रेरित हो रहे हैं। वो लोग सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, वो बलशाली हैं। एक सुपरमैन है। एक पौरुष का जो एक पूरा डेफिनेशन होता है, वो लोग हमको सिखाने लग गए। और उस चक्कर में हमारे जो कल्चरल सुपर हीरोज हैं, हमारे जो खुद के अपने हैं, हमको उनके बारे में कुछ नहीं पता। आप रामायण के अंदर पूछेंगे ना, तो जैसे मेरी कहानी का एक किरदार है सुषेण। अच्छे नहीं बता पाएंगे कि सुषेण कौन था। सुषेण वो था जिसने लक्ष्मण की जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी बोली थी, और हनुमान पहाड़। हर आदमी, अभी के जनरेशन वहां रुक गए कि हाँ, हमने एक फोटो देखी है जिसमें हनुमान पहाड़ लेके उड़ रहे हैं। लेकिन वो पहाड़ क्यों उठाया गया, किसके बोलने पे उठाया गया, ये सब हमको नहीं मालूम। तो अगर हनुमान हमारे सुपर हीरो हैं, लेकिन हम सुपरमैन उड़ता है ज्यादा अच्छे से मालूम है, बजाय कि हनुमान से प्रेरित है ना। तो ऐसी, अब मजाक में भी कई लोग बोलते हैं कि सुपरमैन और सब सुपर हीरो लोग पैंट के ऊपर अंडरवियर पहनते। लेकिन ये सब चीजें आई तो हमारे पास है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हमको हमारे कल्चर के जो सुपर हीरो हैं,
सुपर ह्यूमंस हैं, जिसको हम 7 चिरंजीवी बोलते हैं, हमारे दशावतार कौन है, हमारा पूरा समय कैसे 4 युगों में बटा हुआ है, किस बेसिस पे बटा हुआ है, हमको नहीं हाँ, मुझे याद आया, जैसे आप युगों की बात करते हैं किताब में कि इतने युगों में बटा है, फला फला नंबर्स देते हैं, आंकड़े देते हैं, कुछ उसमें संस्कृत के जो है श्लोक भी हैं, तो ये आपको याद है या आपने किसी से मदद ली है? नहीं, मैं थोड़े बहुत याद भी हैं, अगर लंबा चलेगा तो हम आपको कुछ सुना भी सकते हैं, लेकिन हाँ, हर चीज याद रखना। युगों वाली बात, ये जो युग इतने युगों में बटा है, इतने साल में बटा है, ये सब आपने किसी से है मैथमेटिक्स के जरिए किसी, या जो वो सब बताते हैं काल नक्षत्र ग्रह के बारे में सब कुछ ये पुरोहित बताते हैं, उनसे आपने कोई हेल्प ली है या आपको ये सब पता है पहले से? नहीं, क्या है, मेरे माता पिता उस समय के लव मैरिड लोग हैं। अच्छा तो अच्छा। मेरी माँ ब्राह्मण है। अच्छा अच्छा। तो हम लोग बचपन से ये सब कहानियां सुनते सुनते ही बड़े हुए हैं। प्लीज कम इन। हम लोग ये सब चीजें बचपन से सुनते सुनते ही बड़े हुए हैं। थोड़ा बहुत कुछ पता था, बाकी हमने पढ़ लिया। अच्छा। थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा जब हम ये कहानी डेवलप कर रहे थे तो ढूंढ लिया, है ना। तो अलग अलग जगह से, कभी कहीं से कुछ मिला, कभी कहीं से कुछ मिला, ये सब चीजें मिला के ये कहानी तब्दील हुई। और संस्कृत का श्लोक जो आपने उसमें लिखा है, आपको याद है या आपने वो भी कहीं से ढूंढा है, लिया नहीं, है? वो भी मैंने ढूंढा है। अच्छा। वो भी मैंने ढूंढा है, क्योंकि वो मेरी कहानी के साथ सही बैठता है। अच्छा, ये आपकी जो कल्पना शक्ति है जबरदस्त है, मैं इसकी तारीफ करूंगा, लेकिन ये कहीं आपके फिल्मों में काम करने की वजह से कुछ ज्यादा आई है क्या? मुझे ऐसा नहीं, एक्चुअली मैं मुंबई पहली बार पहुंचा हूँ 2015 में। मेरा कोई बैकग्राउंड मुंबई का है नहीं। फिल्म इंडस्ट्री में मैं किसी को नहीं जानता था, और ये कहानी जब मैं लिखा था तब मैं इंदौर रहता था, तब तक तो मैं मुंबई पहुंचा भी नहीं था। अच्छा। तो ये मेरे जीवन के सबसे बुरे वक्त में निकली हुई मेरी सबसे अच्छी कहानी। अच्छा। ये लिखना शुरू हुआ था मैं अपने बेटे के लिए। उनको भी ये आयरन मैन और सब अच्छे लगते थे, तो हमने सोचा कि भाई हम पहले आप हमारी धरोहर तो जान लीजिए। वो बाद में वो कहानी बड़ी होती गई और आसपास वालों ने बोला कि यार इस पे किताब बननी चाहिए। फिर हम मुंबई पहुंचे तो कुछ लोगों ने बोला इस पे फिल्म बननी चाहिए। तो जैसा रास्ता बनता चला गया हम उसमें चलते चले। अच्छा, क्या किसी फिल्म मेकर, निर्माता ने आपसे अभी तक संपर्क किया? जैसे आपने धोनी की कंपनी का बताया कि उन्होंने आपका संपर्क किया है, और भी जैसे चूंकि सीरीज है, अभी आपका 2 एडिशन आना इसमें बाकी है, तो क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे भी लाने का तो नहीं प्लान है आपका? ये मैं आपको वही बता रहा था कि धोनी की, महेंद्र सिंह धोनी साहब की जो कंपनी है, जिसकी संचालक उनकी पत्नी है, उन्होंने इसके फिल्म राइट्स मुझसे ऑलरेडी खरीद लिया। ओके, अरे वाह, जी, धन्यवाद। तो और इसके अलावा, इस ट्रिलॉजी के अलावा भी मेरे पास 6 फिल्में और हैं, अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस के साथ। तो सिर्फ ये किताब नहीं चल रही है। अभी मैंने 6 गाने भी साइन किए हैं एज अ लिरिसिस्ट, रजनीकांत साहब की वाइफ के साथ। अच्छा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। मैं लेखक हूँ और लिखने की प्रक्रिया में सिर्फ एक किताब या एक कहानी नहीं होती। हर कहानी किताब के माध्यम से नहीं बोली जा सकती, और हर कहानी फिल्मों के माध्यम से नहीं बोली जाती। बिल्कुल। पर कुछ ऐसी कहानियां हैं जो दोनों माध्यमों में होती है। जैसे आप अंग्रेजी की किताबों की बात करें तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है, गेम ऑफ थ्रोन्स है, हैरी पॉटर है। इन पे किताबें बनी और बाद में फिल्में बनी। तो महेंद्र सिंह धोनी साहब की जो कंपनी है, उन्होंने इस कहानी के मेरे से सारे राइट्स ले लिए, और हम इसको 3 पार्ट में फिल्म बनाने की तैयारी में भी हैं, लग गए। मैं इस पे ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ, कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज के तहत बंधा हुआ हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अब इसको कहीं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इसके मुकम्मल जगह पे, इसके डिजर्व्ड पोजीशन पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। अच्छा, तो आपसे बातें मैं करूंगा कि कुछ आप अपने गाने बताइए जो अभी तक लिखे गए हैं, वो मतलब हिट भी हुए हों, सुने गए हों, चर्चित हों। चूंकि हम आपसे हम रूबरू हो रहे हैं, हमें नहीं पता था कि आप गीतकार भी हैं। जब मैंने पढ़ा आपके बारे में, उस पर डिटेल मैंने देखी, तो लगा कि आप गीतकार वगैरह भी हैं। तो फिर कुछ आपने गीत लिखे हैं बॉलीवुड के लिए, अभी तक गाने लिखे जो चर्चित हुए हैं, जिनको सुना गया हो? जी, ऐसा है कि गीत लिखना मेरी प्राथमिकता कभी नहीं रही है। अच्छा। मैं शौकिया तौर पे लिख देता हूँ, और मैं कभी आज तक, अभी तक मैं कभी किसी म्यूजिक डायरेक्टर साहब से मिलने नहीं गया हूँ कि साहब मैं गीतकार हूँ, आप पढ़ लीजिए।
मेरा ध्यान पूरा था इस किताब पे, और बाकी की जो कहानियां जो फिल्म बनने वाली हैं पटकथा लिखते, पटकथा जी। तो ये जो धीरे धीरे लोग जुड़ते जाते हैं, उनमें से कुछ लोगों को मेरे कुछ गाने पसंद आए। और ये जो मैं 6 गानों की बात कर रहा हूँ, ये मेरे पहले गाने होंगे जो अब निकलने वाले हैं। अच्छा, तो कुछ गानों का नाम जरा मतलब बोल बताइए, कुछ गानों का अगर तो एक गाने का बोल है कि वो पल मेरी जिंदगी, वो पल मेरी बंदगी, वो पल मेरी थी खुशी, वो पल मेरी दीवानगी, पल में पलक ये नम हुए, पल में तू और मैं हम हुए, पल में तू मेरा खुदा, पल भर में मुझसे तू जुदा, इस पल की कहूं क्या दास्तां, पल भर में पलछिन ये खो गया। ये छोटा सा है, नहीं अच्छा गाना है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि मैं 2015 में मुंबई पहुंचा हूँ, फिर 2.5 साल हम लोग कोविड में फंसे हुए थे। तो मेरा सफर, मेरी उम्र 40 के आसपास है, लेकिन मेरा मुंबई और फिल्म इंडस्ट्री का सफर बहुत ही छोटा सा है। समय कम हुआ है, काम तो भगवान की दया से बहुत ज्यादा और अच्छा मिल रहा है, लेकिन समय बहुत कम हुआ है। समय बहुत कम हुआ, मतलब आप अगर 15 से 22 जोड़ेंगे और उसमें 2.5 साल निकाल देंगे, तो ये आप मानिए मोटा मोटा 5 साल हुआ है। उसमें मेरे पास 6 गाने, 6 फिल्में और ये एक श्रृंखला किताब, ये सब है। अच्छा, एक सवाल ये है कि आप साइंस को चुनौती दिलाते हुए दिख रहे हैं अपने कैरेक्टर के जरिए जी। कहीं हिडन हिंदू का यही तो मतलब नहीं है कि ये कि हिंदू है जो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम जो है साइंस को चैलेंज, एक तरह से लोगों के दिमाग में मैसेज भी जा सकता है कि साइंस कमतर चीज है आपकी इस कैरेक्टर और कहानी के जरिए। देखिए, इसका तो मैं आपको उदाहरण के साथ इसका जवाब दे देता हूँ कि यूरोपियन कंट्रीज में जिस पहले व्यक्ति ने ये बात कही थी ना कि ये जो धरती है वो गोल है, उसको क्रिश्चियनिटी में फांसी पर टांग के मार दिया गया था। ये सच्चाई है ना, ये मतलब ये कल्पना नहीं है, सच है। लेकिन जिस समय उस पहले व्यक्ति को वहां मारा जा रहा था, उस समय भी यहाँ पे ज्योग्राफी को हिंदी में भूगोल ही कहते थे, है ना। तो भू मतलब होता है जमीन, और गोल तो गोल ही है, गोल ही है, है ना। तो हम उनसे आगे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हमारी गलती है कि हमने अपनी धरोहर खो दी है। दूसरा उदाहरण लीजिए, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सुश्रुत। उन्होंने 27 किताबों की श्रृंखला लिखी जिसको हम सुश्रुत संहिता कहते हैं। उस पे प्लास्टिक सर्जरी कैसे होती है, एक आदमी का नाक दूसरे आदमी पे कैसे जोड़ा जाता है, इस तरीके की अनगिनत बातें 27 किताबों में लिखी है जिसको सुश्रुत संहिता कहते हैं। वो गया अरेबिक कंट्रीज में, पर्शियन लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेशन किया गया, वहां से वो पहुंचा यूरोपियन कंट्रीज में, वहां अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन किया गया, और वो वापस घूम के भारत पहुंचा प्लास्टिक सर्जरी के नाम से। लेकिन हमको ये नहीं पता है कि पूरी दुनिया का पहला प्लास्टिक सर्जन हमारा था, हम थे वो। आखिरी उदाहरण और लीजिए कि एक दिन नासा ने एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप बनाया और उन्होंने दुनिया को बताया कि देखो साहब, बीच में सूरज है और 9 ग्रह उसके चक्कर काट रहे हैं। इसको अंग्रेजी में हम आज से कहेंगे सोलार सिस्टम। ठीक है, पर इस सवाल का जवाब मुझे आप दीजिए कि क्या आपको लगता है कि जिस दिन नासा ने हमको 9 प्लैनेट्स और सोलार सिस्टम शब्द सिखाया, क्या उसके बाद हमारे तरफ सौर मंडल का शब्द का इजाद हुआ, या क्या हम 9 ग्रहों की पूजा उसके बाद शुरू की? क्योंकि इन्होंने तो 100-150 साल पहले बताया। हाँ, लेकिन तो हजारों साल से 9 ग्रहों की पूजा कर रहे हैं। अक्षत जी, मैं एक बात कहूंगा, ऐसा आपको लग रहा है कि साइंस जैसे पश्चिम की चीज है, साइंस किसी पश्चिम की चीज नहीं है। नहीं, आप बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हैं। मैं ये तो कह ही नहीं रहा हूँ कि साइंस पश्चिम की चीज है। मैं कह रहा हूं कि हमारा साइंस के प्रति रुझान और हमारी एक्सेप्टेबिलिटी पश्चिम से भी पहले रही है विज्ञान की तरफ। विमाना पुराण एक पूरा पुराण है जो हमने लिखा है। हमको पता था कि पारा, जिसको अंग्रेजी में मर्क्यूरी बोलते हैं, वो जब गर्म होता है तो वो हल्का होता है और वो किसी भी भारी चीज को उठा सकता है। ये उन्होंने हमसे सीखा है। तो मैं विज्ञान को ना कमतर कह रहा हूं, ना मैं पश्चिम की उपज कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि विज्ञान शुरू से हमारा हिस्सा रहा है। हमें तर्क वितर्क करने की क्षमता रही है शुरू से। हम क्यों, कैसे, कहां, कब पूछना जानते थे।
हमने पश्चिम को दिया है, हमने ना, मैं उसको कमतर तो बिल्कुल ही नहीं कह रहा। सनातन धर्म और हम एक लौते ऐसी संस्था है या एक लौता ऐसा रिलीजन है जिसमें आप अपने प्रैक्टिसेस पे सवाल उठा सकते हैं और आप पे कोई तलवार नहीं रखे। तो हम तो सबसे ज्यादा खुले हुए हैं, तो मैं पश्चिम को कमतर भी नहीं बोल रहा हूँ और विज्ञान को तो बिल्कुल भी नहीं बोल रहा। भाजपा के, देखिए आज हमारे यहाँ सरकार भाजपा की है, भाजपा के तमाम नेता कहते रहते हैं कि ये गणेश जी की प्लास्टिक सर्जरी हुई थी, हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जरी बहुत पहले से है और ये सब चीजें हमारे यहाँ बहुत पहले से है, तो कहीं ना कहीं आप उसका समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। और वो हाँ जी जी, मैं इस बात का समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा, मैं अंधविश्वासी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गणेश जी का प्लास्टिक सर्जरी हुआ था, मगर इस पे मैं ये जरूर कहूंगा कि कोई कुछ सोच के ही, आपके और हमारे पूरक, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने कुछ सोच के ही हर देवी देवता के साथ ना एक जानवर को बांध दिया ताकि उनका संरक्षण हो सके। गधे को मारना कोई कठिन काम है नहीं है ना, हर कोई मार सकता है, लेकिन उनको बांध दिया गया है शीतला माता से। आपको लगता है गधे को मारेंगे तो शीतला माता नाराज हो जाएंगे, आपको लगता है कि हाथी को मारेंगे तो गणेश जी नाराज हो जाएंगे, आपको लगता है कि घर में चूहा आया ना तो भी उसको जाली में बंद करके बाहर छोड़ दो, मारो मत, है ना। तो हम बहुत सारी ऐसी चीजें करते आए हैं साहब, जो हमने उस समय, क्योंकि इतना पढ़ाई लिखाई तर्क वितर्क नहीं होता था, हमने शायद अपने लोगों को समझाने की पद्धति गलत चुन लिया। उस समय के हिसाब से सही भी रही हो। तर्क वितर्क शास्त्रार्थ होते थे हमारे यहाँ, बहुत बिल्कुल होते थे, लंबे, एक एक दिन नहीं महीनों चलते थे वो। हाँ, लेकिन क्या है ना, जो भीड़ होती थी, जो गांव की भीड़ होती थी, जिनको समझ कम होती थी, उनको ये कैसे समझाएं कि देखो साहब, पीपल और बरगद का पेड़ मत काटो। क्यों? क्योंकि पीपल और बरगद के पेड़ वो पेड़ हैं जो रात को भी आपको ऑक्सीजन देते हैं, बाकी सारे पेड़ नहीं देते। इसीलिए आप जंगल में अगर किसी आम पेड़ के नीचे सोएंगे तो शायद आप मर भी सकते हैं, क्योंकि वो पूरा ऑक्सीजन रात को खुद लेते हैं। इस चीज को एक गांव वाले बिना पढ़े लिखे उस वक्त के आदमी को समझाना पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पीपल और बरगद को भगवान का रूप दे दिया कि भैया इसमें मोली बांधो, इस पे भगवान वास करते हैं। तो गांव वाले डरने लग गए कि भैया पीपल और बरगद का पेड़ मत काटो, वो है हमारे ही भले के लिए। लेकिन शायद उस समय के लोगों को समझाने का जो तरीका रहा हमारे पूर्वजों का या समझदार लोगों का, वो वैसा रहा जिसपे अब हम सवाल उठाते, क्योंकि हम ज्यादा समझदार हो गए। लेकिन हर चीजों के पीछे ना कोई कारण रहा है, हमने बस ऐसी हवा में नहीं बना दी चीजें। अच्छा, हाँ, एक सवाल अक्षत आपसे ये है कि चूंकि आप बॉलीवुड में हैं, वहां से जुड़े हैं, बहुत ज्यादा बॉलीवुड में अभी आप कहते नए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे सवाल करूंगा कि बॉलीवुड में पिछले कुछ सालों से संकट छाए हुए हैं, फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। अभी आप देख रहे हैं कि पिछले लगातार जो फिल्में फ्लॉप हुई हैं, इसके साथ साथ अभी एक लाल सिंह चड्ढा, मैं नहीं कहता हूं कि फॉरेस्ट गम का बहुत शानदार रिमेक है वो, लेकिन एक अच्छी रेटिंग की फिल्म है, आमिर खान ने अच्छा अभिनय किया है, वो भी अपना पैसा नहीं निकाल पा रही है। तो आपको क्या कहना, चूंकि आपकी भी ये फिक्शन है, चूंकि एक तो रियल लाइफ पे भी नहीं है, इसमें भी फिल्म बनेगी, तो आपका क्या कहना है कि आपको ये जो फिल्में फ्लॉप हो रही हैं इस पे क्या कहना है कि फिल्में, अगर आपकी भी पता लगे कि आपकी भी फिक्शन पे फिल्म बने ना चले तो आपको भी बड़ा नुकसान होगा, उस कंपनी का भी बड़ा नुकसान होगा, तो क्या कहना चाहते हैं कि ये लगातार ये संकट बॉलीवुड पे आ कहां से गया है कि फिल्में चलना ही बंद हो गई है? वजह क्या आपको लगती है? देखिए, मैं अहमदाबाद के एक होटल में रुका हूँ, मैं वहीं से बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ जी। यहाँ का जो मेन्यू है वो बहुत महंगा है। तो मैं हर दिन सुबह उठता हूँ और मैं पास के एक जगह पे नाश्ता करने जाता हूँ। अच्छा। पर आज मैं नहीं जा पाया, उसका कारण ये था कि बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी। अच्छा, आप मौसम महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, आप कहना चाहते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आज मैं इसलिए नाश्ता करने नहीं जा पाया हूँ क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मौसम, ये प्रकृति का नियम है कि मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तो ये जो आप बॉलीवुड के अभी खराब फेज की बात कर रहे हैं, ये पहली बार भी नहीं आया और ये आखिरी बार भी नहीं। ये फेजेस हैं, मौसम बदलता है। नहीं, आपको कारण क्या लगता है, वजह क्या? कारण बहुत सारे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म में अब फिल्में देखना आसान हो गया है। लोगों को पता है कि यार अगर अभी हम थिएटर नहीं जाएंगे तो आने वाले 2 हफ्ते के अंदर हम वो फिल्म देख लें।
कोरोना ने हमको सब्र रखना सिखा दिया है, बहुत पेशेंस रखना सिखा दिया है। तो अब वो जल्दबाजी कम हो गई कि फ्राइडे को जाना ही जाना, कि ठीक है 2 हफ्ते आराम से इंतजार करो, जब 2 साल घर में बैठ सकते तो 2 हफ्ते तो रुक ही सकते। पहले क्या होता था कि घरों पे आपको जैसे वो हाल ही में अभी एक डायरेक्टर, क्या नाम है उनका, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी कल ही उनका बयान आया है, कश्यप क्या करके हैं सुबह, तो उनका एक बयान आया है कि जिन्होंने हैदर फिल्म शायद बनाई है, उनका एक बयान आया है कि महंगाई के कारण लोग फिल्म नहीं देख पा रहे हैं। महंगाई इतना ज्यादा हो गई है, दूध, लस्सी, दही, हर चीज पे टैक्स लग रहा है, जीएसटी लग रही है, लोग महंगाई से बहुत परेशान है, इसलिए नहीं जा पा रहे हैं देखने के लिए। आप एक लिस्ट ये भी निकलवाएं कि कितने लोग अभी भी फॉरेन घूमने जा रहे हैं, है ना। तो ये देखिए, आप मेहनत करेंगे, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं 5 महीने में बेस्ट सेलर बना हूं, और बहुत सारे ऑथर हैं जो मेरे पहले या मेरे साथ साथ रिलीज हुए होंगे, और आने वाले समय में ऐसे भी होंगे जो 5 महीने से भी पहले नेशनल बेस्ट सेलर टच करेंगे। तो अगर महंगाई बढ़ी है तो सुविधाएं भी बढ़ी, और अगर महंगाई बढ़ी, अगर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम कठिन हो जाता है तो आप अपनी पढ़ाई में मेहनत ज्यादा कर लेते हैं। अगर कटआउट आपके एग्जाम का 98% हो जाएगा तो आप 1 घंटे रोज साल भर ज्यादा पढ़ेंगे। तो ये तो अब हम कुछ काम कर रहे हैं, तो अगर महंगाई बढ़ी है तो उसका सिर्फ नुकसान नहीं है। मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। महंगाई है, गरीबों के लिए दिक्कत है, ये सब में कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक बॉलीवुड और फिल्म की बात है, तो ये एक फेज है। अभी हमारा शोले आई उस समय, उसके बाद कई फिल्में सबकी पिट गई क्योंकि शोले बहुत बड़ी फिल्म थी। वैसे ही अभी बाहुबली फिल्म आई, बाहुबली इतनी ज्यादा चली कि उसके बाद हमको थिएटर में जाके कोई भी फिल्म उससे कमतर लग रही है। आज साउथ इंडिया का बोलबाला थोड़ा इधर है, लेकिन उधर एक समय में बच्चन साहब और धर्मेंद्र साहब भी राज किए हैं। तो ये चलता रहता है, इसको हम लोग बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं, जो कि नहीं लेना। ऑल्सो हमारी फिल्म की क्वालिटी गिर रही है, हम अच्छी फिल्में बनाएंगे तो हमको अच्छे रिजल्ट। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि लाल सिंह चड्ढा बुरी फिल्म है। मैंने अभी तक उस फिल्म को देखा नहीं है, मगर देखूंगा तो शायद उस पर बेहतर टिप्पणी कर पाऊंगा। समय समय की बात है, समय बदलता रहता है, मौसम और प्रकृति का नियम। तो अक्षत, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत बेबाकी से अपनी बातें रखी, किताब के बारे में जो है काफी अच्छी जानकारी दी, और तमाम पौराणिक बातों को भी आपने जो है जिस तरीके से बोल्डली रखा कि हमें कैसे जो है एक बाहुबली और सुपरमैन बाहर की फिल्मों में दिखते हैं, विदेश की फिल्मों में दिखते हैं, हमारे बाहुबली जो है छुपे हुए हैं। तो आपने नाम बताया, इसलिए हिडन हिंदू रखा भी है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम इस वक्त, चूंकि हमें और वक्त नहीं दे रहा है, तो हम चाहेंगे कि अपनी बातचीत को हम खत्म करें, और द सॉफ्ट कवर के इस शो में आपने बातें रखी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम एक नए एपिसोड के साथ, जो कि साप्ताहिक एपिसोड है, हम अगले एक हफ्ते में फिर आपसे या किसी और इसी तरह से आप जैसे किसी और किताब के लेखक से रूबरू होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।